नमस्कार दोस्तों, हम शिक्षा प्रबंधन पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम बात करेंगे डाइट के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। अब एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उस पे बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो शिक्षा और प्रशिक्षण का जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, आप इसको ऐसे कह सकते हो, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हम हर बार करते हैं, पहले हम ये देखेंगे कि हमें इसमें देखना क्या क्या है। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में हम सबसे पहले इसका एक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे और पृष्ठभूमि के साथ साथ में इसका आपके संगठन कैसा है वो पढ़ेंगे और संगठन पृष्ठभूमि। फिर देखेंगे कि इसके विभाग कौन कौन से हैं, 8 विभाग जो है इसके, उसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर देखेंगे कि आखिर क्या उद्देश्य रहे हैं इस डाइट के और क्या कार्य रहे हैं डाइट के। इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे और फिर कुछ विविध बिंदु जो आएंगे उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से शुरू होती है। देखिए विद्यार्थियों, 1986 के अंदर जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी, शिक्षा नीति आई थी, तो 86 की शिक्षा नीति में पहली बार ये व्यवस्था की गई कि सेवा से पूर्व और सेवा के पश्चात ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। तो सेवा पूर्व और सेवा पश्चात, जैसे हम ये कह सकते हैं प्री सर्विस एंड पोस्ट सर्विस। जैसे मान लो कि मैं हूँ, अब यहाँ कोई BSTC किया हुआ बच्चा है, DLED किया हुआ बच्चा है, और उस BSTC करने वाले बच्चे ने सबसे पहले क्या किया है, प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ठीक है। और फिर उसकी नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद में भी उसकी कई सारी ट्रेनिंग होती है। तो एक ट्रेनिंग हो गई प्री सर्विस, सर्विस से पहले की, जो उसका BSTC DLED वगैरह था वो। एक ट्रेनिंग होगी उसकी नौकरी लगने के बाद में, ताकि समय समय पर जो जो नवाचार होते हैं शिक्षा के अंदर उनसे वो अवगत रहे। इसलिए वो जनरली शिक्षा नीति में ये व्यवस्था की गई है कि एक व्यक्ति को जो शिक्षा विभाग में आने का इच्छुक है, उसको सर्विस से पहले और सर्विस लगने के बाद ट्रेनिंग्स टाइम टू टाइम ज़रूरी होती है, ठीक है। तो जैसे मैं मेरी बात करूं, तो मैंने जैसे B.Ed किया था, तो जब मैंने B.Ed किया तो वो मेरा सेवा पूर्व शिक्षा प्रशिक्षण था, सेवा पूर्व शैक्षिक प्रशिक्षण था। फिर मैं जैसे सेकंड ग्रेड लगा तो उसके बाद पिंडवाड़ा में मेरी एक ट्रेनिंग हुई थी, ठीक है। तो वो ट्रेनिंग हमारी तो शिक्षा निदेशालय करवाता था, मैं सेकंड ग्रेड था उस समय। अगर मैं थर्ड ग्रेड होता तो मेरी ट्रेनिंग डाइट के द्वारा आयोजित करवाई जाती, ठीक है। तो डाइट बेसिकली प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में और प्रौढ़ शिक्षा जो एडल्ट एजुकेशन है, बच्चे छोड़ चुके हैं उन बच्चों को वापस शिक्षा से जोड़ना, ताकि 8वीं 10वीं पास हो जाए तो साक्षरता का दर भी ठीक रहे और समाज में एक प्रकार से शिक्षित सब होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बेसिकली प्रौढ़ शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा में एक गुणवत्तापूर्वक एक प्रकार से शिक्षण देने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, ठीक है। तो डाइट के अंदर बच्चे नहीं पढ़ाए जाते, छोटे बच्चे नहीं पढ़ाए जाते, बल्कि बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। और अब आप कहोगे सर शिक्षा से पूर्व करते वो सारे शिक्षक तो नहीं बनते, परंतु ये मान के चलते हैं कि जो बच्चे आएंगे उनमें से कई सारे बच्चे शिक्षक भी बनेंगे। तो शिक्षक बनने वाले होते हैं वो, और शिक्षक बन चुके होते हैं वो, उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाए ताकि
प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में वो शिक्षक जो प्रशिक्षित किए गए हैं वो बढ़िया तरीके से उनको शिक्षा दे सके, क्वालिटी एजुकेशन दे सके, शिक्षा में नवाचार दे सके, शिक्षक सहायक सामग्री का अच्छे से उपयोग कर सके, शिक्षण विधियों का बढ़िया उपयोग कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो करने के उद्देश्य से 86 की पॉलिसी ने ये व्यवस्था दी गई कि हर जिले में एक ऐसा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान होना चाहिए ताकि प्रौढ़ शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा में बढ़िया तरीके से कार्य किया जा सके। और उसी सिफारिश के बाद में राजस्थान के अंदर आज वर्तमान में 33 जिलों में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान बनाए गए हैं, डाइट बनाई गई है। आप में से कई सारे विद्यार्थी डाइट में पढ़े होंगे। डाइट के अंदर आपने कईयों ने डीएलएड किया होगा, 2 साल का जो है डिप्लोमा होता है, कईयों ने एसटीसी किया है। पहले एसटीसी होती थी, आज भी एसटीसी होती है। मेरे कई साथी है जिनका डाइट में सिलेक्शन हो गया था, डाइट कॉलेज मिल जाती है, तो डाइट में आपको बीएसटीसी वगैरह होती है, तो वो शिक्षा से पूर्व ट्रेनिंग होती है। और कई सारे मेरे साथी ऐसे भी है तो नौकरी लगने के बाद डाइट में ट्रेनिंग एक प्रकार से लेते हैं। तो डाइट का मेन काम यही है, ठीक है। तो अब हम थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं और इसको अपन लिखते हैं पृष्ठभूमि को। पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि। ठीक है। अब देखो पृष्ठभूमि की हम बात करें विद्यार्थियों तो बहुत सामान्य चीज थी, मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दी है, फिर भी कुछ चीजें और। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में डाइट, मैं शॉर्ट में डाइट ही लिखूंगा और वैसे डाइट ही लिखते हैं इसको, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान बार बार लिखने की बजाय अब हम डाइट ही लिखेंगे इसको। डाइट की स्थापना का सुझाव दिया था, का सुझाव दिया, ठीक है। तो ये सुझाव था शिक्षा नीति 1986 का, पहली चीज। अब सुझाव क्यों दिया था? तो डाइट की स्थापना का सुझाव इसलिए दिया गया ताकि आपके प्राथमिक जिले में प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन किया जा सके, एनरिच किया जा सके, बढ़ाया जा सके, किया जा सके, अर्थात गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जा सके, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जा सके। इस हेतु शिक्षक प्रशिक्षण चाहे सेवा पूर्व हो, प्री एंड पोस्ट सर्विस, ठीक है, शिक्षक प्रशिक्षण करवाया जाता है, ठीक है। और यही एक प्रकार से इनका मेन सजेशन यही था कि डाइट की स्थापना का सुझाव पहली बार 86 की पॉलिसी में दिया गया था, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, फिर जब सुझाव दिया तो 87-88 में डाइट की स्थापना का कार्य शुरू हुआ और राजस्थान में डाइट स्थापना का पहला चरण पहला चरण जून 1995 तक में पूरा हुआ।
95 में पूर्ण हुआ, जिसमें 14 डाइट स्थापित किए गए, जिसमें 14 जिलों में डाइट स्थापित किए गए। क्या हो रहा है ये? डाइट स्थापित किए गए, स्थापित किए गए तथा दूसरा चरण 1996 अक्टूबर 1996 में पूर्ण हुआ। अक्टूबर 1996 में पूर्ण हुआ, 96 में पूर्ण हुआ, जिसमें कुल 15 डाइट स्थापित की गई। डाइट स्थापित की गई। ठीक है। अब पहली डाइट कहाँ है, क्या नहीं है, ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक साथ कई कई जिलों में स्थापित की गई थी। ठीक है। तो 2 चरण याद रखना। प्रथम चरण में कितने, तो पहले चरण में 14 डाइट स्थापित हुए जून 1995 तक, मतलब इससे पहले हुए कोई 89 में भी 1-2 डाइट स्थापित हुए थे। और दूसरा चरण है अक्टूबर 1996 का, और इसमें कितने डाइट स्थापित हुए, 15 डाइट स्थापित हुए थे। ठीक है। और वर्तमान में सभी जिलों में डाइट है। वर्तमान में 33 डाइट है। ठीक है। तो ये इसकी स्थापना की बात हो गई। तो इस चीज को आप बढ़िया तरीके से ध्यान रखना। अब क्या है ना कि डाइट यूं कहिए कि सभी जिलों में है, तो और ये शिक्षा नीति की सिफारिश थी, तो पूरे देश में डाइट स्थापित किए गए। तो जब पूरे देश में कोई संस्था स्थापित हो, तो निश्चित तौर पे एक चैलेंज ये होता है कि सारी संस्थाएं एक ही तरीके से काम करेगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक यूनिफॉर्मिटी होनी ज़रूरी है, एक रूपता बहुत ज़रूरी है। तो इस एक रूपता को उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए HRD मिनिस्ट्री, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वर्तमान में हम उस मंत्रालय को HRD को शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, तो HRD मिनिस्ट्री ने 1989 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, या रूल्स रेगुलेशन का सेट बनाया था, जिसे पिंक बुक कहा जाता है। 89 की मैं बात कर रहा हूँ। वो पिंक बुक जो है वो सभी डाइट्स, भारत भर के जितने भी डाइट हैं, उन सभी डाइटों के लिए समान रूप से लागू होती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपने अनुसार उस डाइट में कुछ कुछ चेंजेस कर देती है। ठीक है। तो इस बात को भी हम इसकी पृष्ठभूमि और परिचय में ले लेंगे। अब देखिए, डाइट डाइट भारत भर के डाइट संस्थानों, डाइट संस्थानों के संचालन में एकरूपता हेतु, क्या एकरूपता हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD भारत सरकार, ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट भारत सरकार, HRD ने नवंबर 1989 में, ये जितनी भी तिथियां वगैरह मैं बता रहा हूं आंकड़े, ये सारे डाइट की वेबसाइट से लिए गए। ठीक है। मैंने कोई किताब नहीं देखी है। अब किताबों में क्या होता है, क्या लिखा हुआ होता है, ये मुझे नहीं पता रहता। आप अपने स्तर पे किताब में संशोधन कर देना, अगर कुछ भी अलग मिलता है, मतलब मैंने पढ़ा है उससे कुछ एक्स्ट्रा मिलता। मैं सारी ऑथेंटिक वेबसाइट से, डाइट की जो वेबसाइट है, तो वहीं से उठा के लाया हूँ। अब ये मेरे को आंकड़े मिले अजमेर की डाइट से आंकड़े, क्योंकि अजमेर वालों ने जो अपनी डाइट बना रखी है, वेबसाइट बना रखी है, उन्होंने काफ़ी बेहतरीन वेबसाइट बनाई है। ठीक है। अजमेर से कुछ लिए, कुछ मैंने आपके HRD मिनिस्ट्री से लिए, इस तरह से सारे आंकड़े ऑथेंटिक स्रोतों से लिए गए। ठीक है। HRD भारत सरकार ने नवंबर 1989 में डाइट नियमावली के रूप में, डाइट
नियमावली के रूप में नियमावली के रूप में पिंक बुक ठीक है बनाई। ठीक है, अब इसी बुक के अंदर सेवा पूर्व सेवा पश्चात किस तरह से ट्रेनिंग देनी है, किस तरह से इनका ढांचा होगा, ये सारा का सारा इसमें लिखा हुआ है। तो संचालन में एक रूपता बहुत जरूरी है और इस एक रूपता के लिए ये पिंक बुक का एक प्रकार से प्रकाशन जो है वो किया गया। ये अपने आप में एक विशिष्ट बात है। और ये जो संस्था है हमारी डाइट संस्था, ये संस्था एक रूपता के आधार पे हम अगर देखें तो ये किसके समकक्ष है? ये भारत के अंदर एनसीईआरटी की संस्था जो है वो प्लस न्यूपा की संस्था है। इसको हम पढ़ चुके हैं बढ़िया तरीके से। न्यूपा के समकक्ष है न्यूपा, और राज्य के अंदर RSCERT के समक्ष है। समक्ष नहीं कह सकते कि प्रतिनिधि संस्था है, कि प्रतिनिधि से संबंधित है। और खास बात देखिए, संबंधित है तथा जिले की शीर्ष अकादमिक संस्था है। जिले की शीर्ष अकादमिक संस्था है। अकादमिक संस्था है। तो जिले के अंदर सबसे बड़ी एकेडमिक इंस्टीट्यूट कौन सा है? वो है डाइट। ठीक है, ये अपने आप में एक विशिष्ट बात है और इसको हमारे को बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। तो ये इसकी एक हल्की सी पृष्ठभूमि हो गई जो हमें जाननी चाहिए। अब पृष्ठभूमि के बाद में हम देखते हैं थोड़ा सा इसका ऑर्गेनाइजेशन की संचालित कैसे होता है, इसका संगठन कैसा है। ठीक है, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कोई भी संस्था जब संचालित हो रही है तो उसको किस तरह से संचालित किया जा रहा है। तो ये प्रश्न कई बार बन जाता है। ठीक है, तो अगर अपन इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाए तो सबसे ऊपर डाइट में जो अधिकारी होता है वो होता है आपके प्राचार्य। कौन होता है? प्राचार्य। सबसे ऊपर कौन होता है? प्राचार्य, प्रिंसिपल, डाइट का प्रिंसिपल होता है। और ये जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष पद है। ठीक है, किसके? जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष पद है। ठीक है, जो डीओ होता है उसके समकक्ष पद हम इसको मान सकते हैं प्राचार्य। इसके साथ ही एक होता है उप प्राचार्य जो सीबीओ टाइप होता है। ठीक है, उप प्राचार्य, ये वाइस प्रिंसिपल होता है। एक पद इसका होता है और एक ही पद आपके वाइस प्रिंसिपल का होता है। उसके बाद में होते हैं वरिष्ठ व्याख्याता। राजस्थान के अंदर किसी भी स्कूल में वरिष्ठ व्याख्याता का पद नहीं है। सीनियर लेक्चरर का पद हमेशा से सिर्फ और सिर्फ डाइट में रहा है। और सीनियर लेक्चरर का जो आपके ओहदा है ये स्कूल के प्रिंसिपल के समान होता है। स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है उसके समान होता है। टोटल 6 यहाँ पे बैठते हैं। तो प्रधानाचार्य जो होते हैं, स्कूल प्राचार्य, इसका ओहदा जो है वो आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के समकक्ष ये पोस्ट होती है। वरिष्ठ व्याख्याता जिसे हम कहते हैं। और फिर आते व्याख्याता। ये आपकी स्कूल लेक्चर के समक्ष पोस्ट होती है। तो आप जो बनने जा रहे हो वो आपके स्कूल लेक्चरर हो, ये आप वहाँ व्याख्याता के रूप में जा सकते हो। जनरली क्या होता है कि यहाँ डेपुटेशन पे बुलाया जाता है। ठीक है, यहाँ इसकी डाइट की अलग से भर्ती नहीं आती है। 8 टोटल 26 का स्टाफ होता है। 2 6 और 2 8, 26 पीछे बचे 18 ये होते हैं। तो कुल मिला के 26 शैक्षणिक स्टाफ होता है।
शैक्षणिक स्टाफ। यहाँ पे अलग से भर्ती नहीं होती, डाइट में लोग डेपुटेशन करवाते हैं, प्रतिनियुक्ति पे जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं मेरी गांव का प्रिंसिपल हूँ और मुझे मेरी गांव हो सकता है कि मुझे दूर जगह है और मेरे को सिटी में जाना है क्योंकि डाइट सिटी के अंदर है, तो मैं क्या करता हूँ अपने सिफारिश टुकड़म उकड़म लगा के, क्योंकि सारा यही चलता है इसमें, तो फिर सेटिंग बिठा के और वैसे तो ये नाम की एक इंटरव्यू भी करवाई जाती है, RSCERT में इंटरव्यू होते हैं और इंटरव्यू लेके, पहले RSCERT में होते थे, अभी कई बार जगह चेंज भी होती है, तो RSCERT क्या करती है, इंटरव्यू लेती है, इंटरव्यू लेके और फिर 2 4 5 आवेदन लिए जाते हैं, आवेदन लेके इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू लेने के बाद में डाइट की प्रिंसिपल पोस्ट पे उसको डेपुटेट कर दिया जाता है और फिर वो लंबे समय तक वहीं रहता है। ठीक है, इस तरह से ये सारे उसी तरह से आते हैं। अब कोई स्कूल का लेक्चर है, 200 किलोमीटर दूर पोस्टिंग हो गई, तब वो क्या करते हैं, तब वो डाइट में डेपुटेशन करवा के आ जाते हैं। 18 लोग तो कम से कम सेट हो ही जाते हैं, तो उनको जिला मुख्यालय पे काम हो जाता है उसका। पहले इसके लिए योग्यता होती थी M.Ed किया हुआ होना ज़रूरी है। ठीक है, स्कूल लेक्चरर हो या प्रिंसिपल हो या DO समकक्ष अधिकारी हो, और अगर उसने M.Ed कर रखा है, मास्टर इन एजुकेशन, जैसे B.Ed है ना, वैसे 2 साल की M.Ed की डिग्री है, तो M.Ed की हुई है और इनमें से कहीं लगा हुआ है, तो फिर वो आपके इंटरव्यू दे के आ सकता है। ऐसी व्यवस्था है। ठीक है, और आजकल बिना M.Ed वाले भी आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो इनकी कोई ऐसे फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन या सेट ऑफ प्रोसीजर नहीं है, बस वो है कि वो चल जाता है मामला, बाकी आप सभी समझदार हैं। तो इस तरह से डाइट में है वो एक प्रकार से शैक्षणिक स्टाफ है वो लिया जाता है। ठीक है, ये बात होगी यहाँ पे। अब हम बात करेंगे इसके विभाग की, तो इसमें टोटल 8 विभाग है विद्यार्थियों, कितने, 8 विभाग है। ठीक है, तो ये संगठन के बाद में हम विभाग के ऊपर बात करते हैं। विभाग कि इसमें टोटल डिपार्टमेंट कितने हैं, तो ज़्यादा लोड लेने की बात नहीं है, तो इसमें कुल 8 विभाग हैं। कुल कितने हैं, कुल 8 विभाग हैं। अब इस 8 में से 7 विभाग तो है आपके शैक्षणिक प्रशिक्षण से संबंधित, प्रशिक्षण के, और 1 विभाग है प्रशासनिक जो पूरे कागजी काम करता है, प्रशासनिक विभाग। ठीक है, जिसमें वित्त विभाग, वित्त का मामला अलग हो जाएगा, कागजात का मामला अलग हो जाएगा, इसके अलावा आपकी स्टोर शाखा अलग हो जाती है। ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, कैसे हैंडल करना है, ट्रेनिंग कैसे करवानी है, कितने घंटे किसको देने हैं, ये पूरा मैनेज करते हैं इसको। ये भौतिक होते ये भी ह्यूमन रिसोर्सेज ही है, बट ये पूरा मैनेज करने का काम करते हैं। 7 विभाग जो होते हैं ये होते हैं आपके प्रशिक्षण के अकादमिक विभाग, जिससे आप कह सकते हो। कैसे, अकादमिक विभाग होते हैं। अब इन 7 अकादमिक विभाग की अगर अपन बात करें, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इसमें आपकी सेवा पूर्व नौकरी लगने से सेवा पूर्व प्रशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण, और दूसरा होता है आपके सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण। ये एक विभाग ये होता है। और सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षक प्रशिक्षण इसमें होते हैं टोटल 6 डिपार्टमेंट, तो 1 6 1 7 और 1 8 डिपार्टमेंट। सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण, ठीक है, तो टोटल कितने डिपार्टमेंट हो गए, 1 सेवा पूर्व हो गया, 6 हो गए आपके सेवारत शिक्षा के, और 1 हो गया आपके प्रशासनिक विभाग। इस तरह से अगर एक डाइट के अंदर आप जाओगे तो आपको कम से कम 8 कमरे मिलेंगे जो डिपार्टमेंटल होंगे, जिसमें 1 कमरा होगा सेवा पूर्व वालों का, आपको वहाँ से अपनी मार्कशीट लेनी है या फॉर्म जमा करवाना है या कोई अर्जी देनी है तो उस रूम में जाओगे। 6 होते हैं इनके, 1 होगा इनका, 1 के अंदर फिर यह 7 8 होते हैं, बाकी एक विंग होती है जिसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से इसका ढांचा है। अब हम एक एक विभाग की बात करते हैं। प्रशासनिक विभाग में कुछ है नहीं, जिसमें आपकी लेखा शाखा हो जाती है, ठीक है, जिसमें पूरा अकाउंट रखा जाता है। परिणाम शाखा आती है जो परीक्षा परिणाम निकालते हैं। इसके अलावा इसमें परीक्षा शाखा आती है जो परीक्षा करवाने का काम करती है। इसके अलावा इसमें आपके
लेखा शाखा, परिणाम शाखा, परीक्षा शाखा और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं, स्टोर शाखा वगैरह, विविध प्रकार की शाखाएं इसमें काम करती है। हमें देखना है 1 और 6 के बारे में। अब मैं आ रहा हूँ, सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, सेवा पूर्व शिक्षण प्रशिक्षक। ठीक है, अब मैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखूंगा। ठीक है, तो सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण की मैं बात करूं अकादमिक शाखा की, तो सबसे पहला आता है PSTE, मतलब प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग। प्रभाग लिख सकते हो, विभाग लिख सकते हो। ये ऐसे बोर्ड कर रहा है, पता नहीं रिकॉर्ड भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तकनीकी से मैं डरता बहुत हूँ, कई बार मेरी 3-3 घंटे की क्लास चली जाती है। बस डर इस बात का है कि वापस रिकॉर्ड करने में ना मौत आती है। पहली बार तो मजे मजे से पढ़ा देते हम, चलो छोड़ो कोई नहीं, उम्मीद करके चल रहे हैं कि ऐसे ही होगा ये। ठीक है, अब ये लोग क्या करवाते हैं, ये करवाते हैं DLED, एलिमेंट्री एजुकेशन का जो DLED। ठीक है, DLED, तो ये DLED करवाते हैं। तो DLED, एड का मतलब एजुकेशन, और ये आपके DLED किए हुए, आजकल सारे बच्चे DLED किए हुए मिलते हैं हमारे को, और BSTC भी करवाते हैं। ठीक है, DLED BSTC समकक्ष दोनों डिप्लोमास हैं, ये करवाया जाता है इनके द्वारा। ठीक है, और DLED और BSTC किए हुए बच्चे क्या बनते हैं, L1 के शिक्षक बनते हैं। L1 के शिक्षक जो पहली से लेकर 8वीं तक पढ़ाते हैं तक के शिक्षक। तो ये DLED BSTC कौन करवाता है, DLED और BSTC का कार्य ये करवाता है आपके डाइट करवाता है, पहला कार्य। उसके बाद में अगर अपन इसके अंदर दूसरी बात करें, अच्छा ये DLED 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है। कितना, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। इनकी परीक्षाएं बीकानेर के पंजीयन विभाग के द्वारा करवाई जाती है। ये बात मैं आपको पंजीयन शाखा में ऑलरेडी बता चुका हूँ। पंजीयन विभागीय परीक्षाएं बीकानेर के द्वारा करवाई जाती है। ठीक है, परीक्षाओं का आयोजन किसके द्वारा, पंजीयन विभाग। बीकानेर द्वारा, बीकानेर के द्वारा क्या करवाया जाता है, इसकी परीक्षाएं करवाई जाती है। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। कई बार पूछ लेते हैं कि BSTC के परीक्षाएं परिणाम जारी करने का जो कार्य है ये सारा किसके द्वारा संपादित होता है, तो पंजीयन विभागीय परीक्षा जो है वो एक प्रकार से सारा करवाता है। और ये जो जितना भी करवाया जाता है ये सारा NCTE की, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के मानकों के अनुसार होता है। ठीक है, मानकों के अनुसार। तो आपको इस पूरी पॉइंट में एक ही चीज याद रखनी बस, कि राजस्थान में STC और DLED का करवाने का कार्य डाइट करता है, बस इतना याद रखना और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये एक पहला विभाग हो गया। अब हम आते हैं दूसरे विभाग के ऊपर। अब जो विभाग है सारे के सारे ये सेवारत शिक्षकों के विभाग है। सेवारत शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षक शिक्षा विभाग। ठीक है, अब ये नौकरी लगने के बाद में है वो ट्रेनिंग का काम करते हैं समय समय के ऊपर। तो अब इसमें क्या क्या होता है, अब अगर सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की बात करें तो इसके अंदर ये लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ये कार्य 6 चरणों में संपादित होता है, 5 चरणों में। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रकार से नोट जारी करते हैं, स्कूल्स में शिक्षकों को बता देते हैं किस किस का प्रशिक्षण आया हुआ है। उसके बाद में ये लोग कार्यशाला करते हैं, वर्कशॉप करते हैं। ठीक है, कार्यशाला करते हैं, वर्कशॉप करने के बाद में फिर उसका आपके प्रसार करते हैं, डिसएमिनेशन करते हैं। प्रसार करने के बाद में ये अनुसंधान भी करते हैं। ठीक है, कई सारे नई नवाचार लाने का प्रयास भी करते हैं। और प्रसार अनुसंधान के बाद ये लोग
जो भी नया निष्कर्ष निकलेगा उसका प्रकाशन करते हैं। तो ये आपके जितने भी कार्य हैं ये सेवारत शिक्षकों के लिए करते हैं, शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु किए जाते हैं, के प्रशिक्षण हेतु। तो सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु ये क्या क्या करते हैं? प्रशिक्षण खुद करवाते हैं, वर्कशॉप बुलाते हैं टीचर्स की, ठीक है, और प्रसार का कार्य करते हैं, जो भी नए निष्कर्ष निकलते हैं उसको, अनुसंधान का काम भी करते हैं, रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ साथ में ये विभिन्न प्रकार के प्रकाशन के जरिए, फिर चाहे वो शिविरा में प्रकाशन करवाना हो, अखबार में करवाना हो, और या बुकलेट छपवाना हो, इस तरह से पब्लिकेशन भी करते हैं। ये ऐसे कार्य करते हैं। और इसके अंदर सेवारत शिक्षा प्रभाग जो है ये, इसमें टोटल 6 भाग और हैं, ठीक है। तो हम यहीं पढ़ रहे थे, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण हेतु टोटल 6 भाग है। और कौन कौन से हैं ये देखिए आप। पहला भाग कार्यानुभव प्रभाग, ठीक है। तो इसको अगर अपन इंग्लिश में कहें तो वर्क एक्सपीरियंस, WE डिपार्टमेंट, ठीक है। तो कार्य अनुभव एक विषय चलता है, आपको पता होगा, हमारे टाइम था 10वीं क्लास तक एक कार्य अनुभव की पुस्तक आती थी, ठीक है, जिसमें बच्चों को कार्य करवा के और एक्सपीरियंस दिए जाते थे, कार्य करवा के एक्सपीरियंस दिए जाते थे। ऐसी एक पुस्तक आती है। तो उस पुस्तक से संबंधित अधिगम सामग्री, अब इस जो विभाग है इसका कार्य क्या क्या है। अब इस विभाग के अंदर ये सब्जेक्ट जो है कार्य अनुभव, मैं बार बार उसको अब WE लिखूंगा, से संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करना, से संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करना। मैं इसका एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं आपको। जैसे कार्य अनुभव में कुछ सोशल वर्क की बात है, जैसे सफाई का कार्य भी आता है, विद्युत के कार्य भी आते हैं। इसके साथ साथ में और भी कई सारे ऐसे वर्क एक्सपीरियंस उस पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो उन कार्यों को करवाने के लिए कुछ लर्निंग इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए होते हैं। तो उस शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण डाइट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये इस विभाग के द्वारा किया जाएगा, ये अपने आप में बड़ी बात होती है, ठीक है। अधिगम सामग्री, या आप इसको कह दो उपकरण निर्माण, ठीक है, और शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, इस कार्य अनुभव का क्रियान्वयन करना, ठीक है, क्रियान्वयन करना, ठीक है। जो भी कोई नई चीजें आई है उनकी पॉलिसी को आपकी कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके अलावा अवलोकन करना भी आता है, जो कार्य हो रहे हैं इससे संबंधित उनका अवलोकन करना। तो कहीं पर भी कोई भी शब्द अगर आए ना परीक्षा का हॉल के अंदर, कार्य अनुभव लिखा हुआ मिल जाए, समझ जाना ये कार्य जो है किसका है, ये कार्य डाइट का है, ठीक है। तो जैसे सफाई हो, मरम्मत हो, रख रखाव हो, सौंदर्यीकरण हो, ये सारे कार्य अनुभव है, ये सारे कार्य अनुभव इसका हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। ये पहला विभाग है। बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि एक विभाग के कई सारे कार्य होते हैं, बट इतना ध्यान रखना, कार्य अनुभव से संबंधित ट्रेनिंग देना हो, चाहे उपकरण बनाने हो, चाहे आपके निरीक्षण करना हो, चाहे अवलोकन करना हो, देख के आना हो, विभिन्न संसाधनों के बीच में उसको कोऑर्डिनेट करना हो, सारा काम डाइट करता है, सारा कार्य। तो कार्य अनुभव विषय जो है वो डाइट के द्वारा ही संचालित है, ठीक है। ये एक इसका विभाग हो गया। दूसरा है आपकी DRU, जिला संसाधन एवं एकक प्रभाग, जिला संसाधन एवं एकक प्रभाग, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्सेस यूनिट हम जैसे बोलते हैं। अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है आपके जिला में शिक्षा के सार्वजनिकरण से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं जितनी भी योजनाएं उनका क्रियान्वयन करना और नई योजनाओं को बनाना। शिक्षा के सार्वजनिकरण का क्या मतलब है? देखो, हमारे पास में क्या लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं
अगर उन रिसोर्सेज को आपस में मिला लिया जाए या उस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में पब्लिक का यूज़ लिया जाए तो डेफिनेटली वो लिमिटेड रिसोर्सेज बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। तो इसमें क्या प्रयास किया जाता है कि जिला संसाधन जितने भी हैं उन सारे संसाधनों को एक प्रकार से योजनाओं को निर्माण करना और उसका क्रियान्वयन करना। अब इसके अंदर एकक प्रभाग है। ये एकक प्रभाग का मतलब होता है कि सभी संसाधनों को साथ में लेके काम करना, और जब सभी संसाधनों को साथ में लेके काम किया जाता है तो कार्य जनरली सार्वजनिक होते हैं। सार्वजनिक कार्य में कौन से, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, चाहे जनसंख्या वृद्धि के की जागरूकता हो, चाहे वो आपके भ्रूण हत्या के मामले हो, नशावृत्ति के मामले हो, तो ये विभाग क्या करता है, इस विभाग है वो जिले के जितने भी संसाधन हैं इनको साथ में लेके सार्वजनिक हित के जो कार्य होते हैं उनको देखता है ये। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, शिक्षा का सार्वजनिकरण, शिक्षा के सार्वजनिकरण से संबंधित योजनाओं का निर्माण। ध्यान रखना, इन डिपार्टमेंट में ही इनके कार्य छुपे हुए, उद्देश्य छुपे हुए। जब आप पूरे 8 विभाग पढ़ लोगे तब आपको इसके सारे कार्य और इसके सारे उद्देश्य पता चल जाएंगे। ठीक है, योजनाओं का निर्माण तथा ठीक तरीके से क्रियान्वयन करना। क्रियान्वयन, ठीक है। अब सार्वजनिकरण से संबंधित योजनाओं का, अब सार्वजनिकरण से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी। सार्वजनिकरण के संबंधित योजनाओं की अगर अपन बात करें ना विद्यार्थियों, तो सीधा सा मतलब होता है जैसे पब्लिक के मामले जितने भी है, चाहे वो महिला सशक्तिकरण के मामले हो, ठीक है, चाहे वो आपके नशावृत्ति रोकने के मामले हो, ठीक है, नशावृत्ति को रोकने के मामले हो, चाहे वो आपके विभिन्न प्रकार की जो महामारियां हैं, एड्स वगैरह, महामारियां, कोरोना वगैरह महामारियों की जागरूकता का मैटर हो, ठीक है, जागरूकता, महामारियां, बीमारियां, सभी की जागरूकता, बीमारियां भी, ठीक है, इनकी जागरूकता का कार्य हो, चाहे आपके जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास हो, ठीक है। तो जितने भी सार्वजनिक मैटर के मामले हैं, जो कुरीतियां वगैरह है समाज में, इनका एक प्रकार से नाश होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सारे के सारी चीज़ों को यूँ कहिए कि जो भी हमारे पास में अवेलेबल रिसोर्सेज है उनकी ट्रेनिंग देना, मास्टरों को, मास्टर्स वगैरह जो भी टीचर्स हैं इन सबको ट्रेनिंग देना और समाज में ये कार्य करवाना। ठीक है, तो जिला संसाधन एवं एकक प्रभाग, तो बिना ट्रेनिंग के तो अब सीधी सी बात है टीचर्स कैसे जाके बताएगा। तो डाइट क्या करता है, उक्त उद्देश्य हेतु शिक्षक प्रशिक्षण करना। ठीक है, अब मान लो कि भारत सरकार ने कह दिया कि भाई कोरोना महामारी का मैनेजमेंट में शिक्षकों को कैसे करना है, तो डाइट में क्या किया जाएगा, डाइट में इनकी एक सामान्य ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ट्रेनिंग करवा के वो शिक्षक क्या करेंगे, ये विभाग ट्रेनिंग करवाएगा और इस विभाग रिसोर्सेज पर्सन को बुलाएगा, बाहर से चिकित्सा विभाग को, प्रशासन को बुलाएगा ताकि वो लोग इनको ट्रेनिंग दे सके। फिर यही लोग समाज सार्वजनिक जगहों पे जाएंगे और जिस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई थी उसका है वो एक प्रकार से निदान करने का प्रयास करेंगे। तो ये एक प्रकार से शिक्षा के सार्वजनिकरण से संबंधित योजनाओं का के ऊपर कार्य करता है। ठीक है, जैसे मान लो साक्षरता दिवस हो गया, साक्षरता, महिला दिवस और सब चीज़ें आती है इसमें ना। ये बहुत बड़ा विभाग है, महिला दिवस मनाना, साक्षरता दिवस, मानवाधिकार दिवस, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें होती है। अब जैसे ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें पब्लिक से जुड़ी हुई है ना, इसलिए इसको अपन शिक्षा का सार्वजनिकरण कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वो इस विभाग के द्वारा ठीक तरीके से देखी जाती है। अब मैं आता हूँ तीसरे विभाग के ऊपर। अब विभाग के कार्य कोई पूछता नहीं है, बस विभाग के नाम याद रख ला, हम फिर भी लिख रहे हैं। सेवारत कार्यक्रम, क्षेत्रीय अंतःक्रिया एवं नवाचार। सेवारत कार्यक्रम, क्षेत्रीय अंतःक्रिया
तथा नवाचार विभाग, क्रियान्वयन विभाग पूरा नाम लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है। तो इन सर्विस प्रोग्राम है फील्ड इंटरेक्शन एंड आपके इनोवेशन को ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो। नवाचार समन्वय लिख लेते हैं ना, समन्वय विभाग। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, देखो शॉर्ट में लिखता हूं मैं, आई का मतलब इन सर्विस, ठीक है, प्रोग्राम। एफ का मतलब हो गया फील्ड इंटरैक्शन, अंतःक्रिया। आई का मतलब हो गया इनोवेशन, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन। ठीक है, IFIC हम इसको कह सकते हैं। तो ये क्या करता है, सेवारत कार्यक्रम, मतलब सेवारत जो शिक्षक हैं, इन सर्विस लोग हैं, उनके लिए पूरा कैलेंडर तैयार करना। ठीक है, तो देखो नाम से इसके काम आ जाएंगे। तो सेवारत कार्यक्रम का मतलब क्या हुआ, डाइट का वार्षिक कैलेंडर बनाना, डाइट का वार्षिक कैलेंडर बनाना, ये हो गया कार्यक्रम का हिस्सा। देखो नाम से सब चीजें पता चल जाती है। क्षेत्रीय अंतःक्रिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां अभी शिक्षक प्रशिक्षण की जरूरत है, और उस क्षेत्र की पहचान करके वहाँ इंटरेक्शन करना टीचर्स वगैरह से, बच्चों से इंटरेक्शंस करने, और जिस क्षेत्र की जो जरूरत है उसके अनुसार प्रशिक्षण देना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, विभिन्न जिले के विभिन्न क्षेत्रों जिले के विभिन्न क्षेत्रों का अवलोकन कर, विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना, आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना, आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना तथा उस अनुरूप प्रशिक्षण देना, उस अनुरूप क्या करना, प्रशिक्षण देना। ये एक प्रकार से इस अंतःक्रिया में आ जाता है। तीसरा है नवाचार। क्या दिक्कत क्या है इसकी, नवाचार का मतलब क्या होता है, ये लोग क्षेत्रीय अंतःक्रिया तो करते ही है, साथ में ये लोग आपके क्या करते हैं कि जितने भी आपके यूँ कहिए कि इनोवेटिव चीज़ें हैं, जिसमें आपके ये निबद्ध विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना, अनुसंधान के कार्य करवाना, ताकि ये वो एक प्रकार से विभिन्न नवाचार सामने आ सके। तो विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना, अच्छा ये इंटरेक्शन में भी आ जाएगा ना, प्रतियोगिताओं आयोजन करवाना, सॉरी ये नवाचार में नहीं आएगा, ये भी अंतःक्रिया में ही आएगा, क्योंकि इंटरेक्शन में ये प्रतियोगिताएं होती है। नवाचार में क्या होगा, विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों का आयोजन करना, या यूँ कहिए कि जो भी नवीन तकनीकियां आई है विभाग में, उनके लिए ट्रेनिंग देना। ठीक है, नवाचारों का प्रशिक्षण देना, नवाचारों का क्या करना, प्रशिक्षण देना, ताकि टीचर अपने अध्यापन में नवीन शैलियों का उपयोग कर सके। और फिर समन्वय बनाना, कोऑर्डिनेशन बनाना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन किसके बीच में बनाना, तब हम कहते हैं कि विभिन्न अभिकरण जो है एक प्रकार से कार्यरत जितने भी शिक्षा से संबंधित, तो उन सभी का कोऑर्डिनेशन बनाना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि शैक्षिक समस्याओं के निदान से संबंधित संस्थाओं के मध्य क्या करना, समन्वय बनाना।
ठीक है, क्योंकि शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती है। अगर जो भी समस्याओं से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे ना, तो समस्याओं का निदान है वो त्वरित रूप से संभव है। ठीक है, ये 3 विभाग हो गए इसके। अब बस विभागों के नाम याद रख लेना, बाकी तो क्या है कि इतना ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। विभाग का नाम याद रखना अपने आप में काफी काम हो जाता है। चौथा, पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन प्रभाव। पाठ्यक्रम सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन। देखो नाम से पता चल रहा है, सिलेबस बनाना और फिर परीक्षाओं मूल्यांकन प्रभाग, फिर एग्जाम लेना और उसका एवल्यूशन करके रिजल्ट देना, ये इसका एक अलग विभाग है और ये विभाग का कार्य हो गया इसका। ठीक है, तो देखो ये इसके कार्य साथ में आ जाएंगे, इसमें आपको पता चलता जाएगा कि कार्य क्या है। तो इसका सबसे पहला चीज क्या आ गई, पाठ्यक्रम का निर्माण। ये विभाग क्या करेगा, सिलेबस बनाएगा। पाठ्यक्रम निर्माण किसका करेगा, तो सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण और सेवा पूर्व शिक्षकों का प्रशिक्षण, उनसे संबंधित सिलेबस बनाएगा कि किस किस चीजों की ट्रेनिंग लेनी है। ऐसे नहीं पहली से 8वीं पाठ्यक्रम बनाएगा, वो तो काम RSC RT माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और उनका है। ये लोग क्या करेंगे, ये पाठ्यक्रम निर्माण करेंगे और किसका करेंगे एक प्रकार से जो भी प्रशिक्षण से संबंधित है, और इस हेतु वो RSC RT के पूरे टच में रहते हैं। ठीक है, और बाकी वही शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण, कार्यानुभव से लेके बाकी भी करना। साथ में अगर अपन देखते हैं तो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण का प्रशिक्षण देना मूल्यांकन में आ जाता है। उपचारात्मक शिक्षक प्रशिक्षण, ठीक है, शिक्षण देना। और निदानात्मक का मैं आपको पहले से बता चुका हूं। तो ये सारी चीजें जो है वो की जाती है। मूल्यांकन के लिए क्या करते हैं, ये आपके प्रश्न पत्र बनाना, ठीक है, प्रश्न बैंक बनाना, परीक्षा करवाना, ठीक है, परीक्षा करवाना। पहले 8वीं क्लास की डिग्रियां भी यही बांटते थे। तो ये सारी चीजें ये वो की जाती है। ठीक है, और आप समझ सकते हो इसमें देखो नाम सीधा है, पाठ्य सामग्री का निर्माण और मूल्यांकन। तो ये सब टीचर्स के लिए ये लोग करते हैं। ये एक चौथा विभाग है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो एक है आपके शैक्षिक प्रौद्योगिकी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन, इसका इंग्लिश में हो जाएगा। अब है यहाँ पे क्या, शैक्षिक प्रौद्योगिकी। आपके साइकोलॉजी में भी एक पार्ट आता है ये शैक्षिक प्रौद्योगिकी। तो इसमें क्या आता है, इसमें आपके टीचिंग के अंदर आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी का कितना यूज ले सकते हो, वो सारा इसमें बताया गया है। ठीक है, तो कोई अलग बात कुछ भी नहीं है इसमें। और हम अगर देखें तो शिक्षा में किसका ICT का यूज करना, कैसे करना, इसका ICT के प्रयोग का प्रशिक्षण देना। ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। शिक्षा में कितनी कंप्यूटर का काम हम करवा सकते हैं। ठीक है, ये कार्य होता है यहाँ पे। तो ICT का प्रशिक्षण सबसे बड़ी बात यही है। और इंटरनेट का प्रयोग, इसके अलावा आपके जैसे ये शिक्षा वाणी वगैरह है ना, शिक्षा वाणी, स्माइल कार्यक्रम है, और इसके अलावा आपके और भी बहुत सारे जितने भी ऐसी प्रौद्योगिकी जो शिक्षा और आपके तकनीकी के माध्यम से शिक्षा देने की है, ये सारी इस विभाग के द्वारा देखी जाती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि तकनीकी के माध्यम से शिक्षा। ठीक है, तो ये शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग ये काम करता है। नाम से विद्यार्थियों बस नाम दिमाग में रखना, तो बाकी के काम परीक्षा में आते नहीं, वैसे आएंगे तो नाम से सब पता चल जाते हैं इसमें। ठीक है, और अब लास्ट छठा विभाग जो है, ठीक है, छठा विभाग है योजना एवं प्रबंधन विभाग, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट।
योजना एवं प्रबंधन विभाग, ठीक है, P&M, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अब देखिए ये मेरे पहले पढ़ाया हुआ है कि ये जो विभाग है ये कभी ट्रेनिंग नहीं देता है, ये प्लानिंग करता है कि हमारे को किस तरह से बेहतरीन तरीके से अपने जो भी हमारे पास में संसाधन है उनका उपयोग करना है, मैनेज कैसे करना है। तो ये साल भर की जो भी गतिविधियां होती हैं उनको मैनेज करने का काम करते हैं, उसको प्लानिंग करते हैं ताकि समयबद्ध तरीके से व्यवस्थित तरीके से काम हो सके और संसाधनों को ठीक तरीके से मैनेज करने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या करते हैं, शिक्षा के आंकड़े तैयार करना। आंकड़े क्यों तैयार किए जाते हैं? क्योंकि प्रबंधन के अंदर प्रबंधन को बेहतर करने के लिए हमारे पास में डेटा पूरे होने चाहिए, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारे पास संसाधन कितने हैं, ज़रूरत कितनी है और डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। इनके लिए आंकड़े ज़रूरत है। अब आपको कोई कहे कि भाई इस क्षेत्र का पूरा मैनेज आपको करना, आप सबसे पहले कहोगे ना कि मुझे इस पूरे क्षेत्र के आंकड़े बताओ ताकि मैं उस हिसाब से मैनेज कर सकूं। तो ये लोग क्या करते हैं, प्लानिंग और मैनेजमेंट के लिए शिक्षा के आंकड़े संकलित करते हैं, ये सबसे पहला काम इनका ये है। फिर इसके अलावा क्या करते हैं, अब प्रशिक्षण की आयोजना तैयार करना, मतलब पूरी की पूरी ट्रेनिंग प्लानिंग करना कि किस समय किसको ट्रेनिंग देनी है, किस विषय की ट्रेनिंग देनी है, कहाँ किसका ऑब्जर्वेशन करना है और आपके ट्रेनिंग के सब्जेक्ट क्या रहेंगे, ट्रेनिंग के हेतु कौन सी टीचर को ट्रेनिंग देनी है। ये पूरा का पूरा प्रशिक्षण की आयोजना तैयार करने का काम भी इन लोगों का होता है। इसके अलावा पुस्तकालय सलाहकार समिति भी यही होती है। पुस्तकालय से लेकर सलाहकार समिति होती है जहाँ किताबें वगैरह रखते हैं, सलाहकार समिति, स्टोर रूम, खेल विभाग, है ना, इन सारों के आंकड़े वगैरह प्लानिंग का काम वगैरह ये लोग करते हैं। इसके अलावा आपके 8वीं बोर्ड का काम भी यही करते हैं। 8वीं बोर्ड का पैटर्न तय करना, आयोजन करना, ये लोग भी है वो प्लानिंग और प्रबंधन के अंदर आ जाता है। तो ये P&P डिपार्टमेंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का साफ मतलब था कि योजना एवं प्रबंधन विभाग जो है ये सभी प्रकार के रिसोर्सेस को ठीक से मैनेज करता है और साल भर में क्या क्या चीज़ें करनी है उनको प्लानिंग करता है ये, ठीक है। वैसे मैं अगर सही बात बताऊँ ना, ग्राउंड लेवल की, मैं डाइट में रहा हूँ कुछ समय, तो ग्राउंड लेवल की बात ये है कि सारे विभाग एक ही है, बस 2-4 लोग काम करने वाले होते हैं, काम करते हैं, बस जो जिसका काम होता है। ऐसा कुछ है नहीं, 8-10 लोग जो होते हैं बाबू वगैरह अपना काम कर लेते हैं, बस नीचे विभाग का नाम लिख लेते हैं, इतना ही काम है, बाकी कोई विभाग कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसके विभाग आप सारे याद रखना, काम के हैं काफ़ी, मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको, ठीक है। टोटल विभाग कितने? 8। 1 है सेवा से पूर्व का, 6 है सेवारत शिक्षकों के और 1 है प्रशासनिक विभाग। टोटल 8 विभाग हो गए। अब देखिए, सबसे पहला हमने लिखा सेवा पूर्व। सेवा पूर्व वाले DLED BSTC करवाते हैं और ये ईमानदारी से होती है। एक यही कार्य है डाइट के अंदर जो बहुत तरीके से होता है और एक 8वीं की परीक्षाओं का काम तरीके से होता है। बस 2 कार्य है जो ढंग से होते हैं, बाकी सब और सब फॉर्मेलिटीज़ होती है। सही बता रहा हूँ मैं। अब ये सेवारत शिक्षकों के लिए ये सब काम फॉर्मेलिटीज़ है। कार्यशालाएँ होती है, लोग जाते नहीं है, DL ले लेते हैं। प्रसार का काम कुछ भी नहीं है, खाली को मीडिया मैनेजमेंट इतना है नहीं तगड़ा इनके पास। रिसर्च नाम पे सब शून्य हो चुके हैं, ठीक है। प्रकाशन कभी किसी भी डाइट का होता नहीं है क्योंकि रिसर्च ही नहीं है, प्रकाशन करेगा किसका। ट्रेनिंग होती है कागज़ों में बहुत ढंग से होती है, लेकिन हाँ कुछ डाइट्स है जहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। फिर अब इनके विभाग कौन कौन से हैं? एक कार्य अनुभव विभाग है जो कार्य अनुभव विषय से संबंधित सारी ट्रेनिंग, किताबें वगैरह सब काम करते हैं। एक जिले में जितने भी संसाधन हैं, जिले की सार्वजनिक जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की हो, चाहे एड्स की जागरूकता की हो, साक्षरता दिवस मनाना हो, मानवाधिकार मनाना हो, इनसे संबंधित जागरूकता के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग करता है और टीचर्स जो है वो जनता को ट्रेनिंग करने का काम करती है। ये DRU काम है, प्रौढ़ शिक्षा वगैरह इससे बढ़ावा मिलता है इससे। इसके अलावा सेवारत कार्यक्रम तैयार करना, टीचर्स के लिए वार्षिक कैलेंडर डाइट का बनता है और ये क्षेत्रीय अंतःक्रिया और नवाचार समन्वय विभाग, ठीक है, विभिन्न सारे संगठनों को एक प्रकार से कोऑर्डिनेट करना, इनोवेशंस जो भी नए हुए हैं उनके लिए टीचर्स को ट्रेनिंग देना,
ठीक है, और विभिन्न क्षेत्रों की पहचान करना, किस क्षेत्र में ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है उसकी पहचान करके उसको ट्रेनिंग देना, ठीक है। और फिर पाठ्यक्रम सामग्री का निर्माण, मूल्यांकन किया जाता है। तो पाठ्यक्रम बनाना हो, चाहे वो आपके 8वीं क्लास के बच्चों के लिए मूल्यांकन करना हो, ये सब चीज़ें हैं वो साथ साथ में ये भी करते हैं, ठीक है। ICT, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, इसमें आओ एजुकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित, तो तकनीकी के माध्यम से शिक्षा देने का कार्य सारा है वो ET डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। और अंत में प्लानिंग करना और मैनेज करना, कि हमारे पास में जो भी संसाधन है उसको ठीक तरीके से मैनेज करना और साल भर की प्लानिंग तैयार करना, ये है इसके विभाग। बस विभागों के नाम याद रख लेना जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं लास्ट में, उद्देश्य और कार्य दोनों पढ़ते हैं। अब इतने प्रभाग देखने के बाद में अब आपको उद्देश्य से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं एक बार उद्देश्य लिख के लाया हूँ और ये मैंने है हूबहू वेबसाइट से कॉपी किए हैं और वेबसाइट में यही उद्देश्य लिखे हुए हैं, ठीक है। अब जिले की शैक्षिक एजुकेशन रिसोर्सेज संस्था के रूप में काम करना, एजुकेशन के सारे रिसोर्सेज यही उपलब्ध करवाता है, ठीक है। पहला कार्य जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, वो पॉइंट आप लिख लेना। दूसरा, जिले में जो सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण है वो देना, ये बात हमने आगे भी देख ली है। तीसरा, गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिकरण, क्या मतलब हुआ इसका, जो भी सार्वजनिक योजनाएं थी अपन ने आगे पीछे देखा भी है, DRU वाले, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्सेज यूनिट वाला, जितनी सार्वजनिक योजनाएं हैं उनको ठीक तरीके से लागू करने के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग देना। चौथा उद्देश्य क्या है, जिला स्तरीय अभिकरणों का समन्वय करना, नवाचार और समन्वय विभाग में हमने ये भी देखा है। अब देखो चारों के चारों पॉइंट्स हम पीछे विभागों में देख चुके हैं, ठीक है। और देखिए, जिले की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इन सारी विविधताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था करना, तो मैंने ये भी बात बताई कि सर्वे करना और जिले की क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार है वो ट्रेनिंग देना, ठीक है। आवश्यकता के अनुसार, विविधताओं के अनुसार ट्रेनिंग देना, क्योंकि हर जगह की आवश्यकता अलग अलग होती है, ठीक है। क्षेत्रीय अंतःक्रिया, ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं अभी। तो विभिन्न क्रियात्मक अनुसंधान कर शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना, जितनी भी टीचिंग से संबंधित प्रॉब्लम्स आती है तो उनके जितने भी संस्थान हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना और समस्या का समाधान करना। कई बार क्या, जैसे हमारा रेडियो खराब हो गया, अब रेडियो खराब हुआ तो अब आप पता नहीं किस जगह पे क्या दिक्कत आई है, तब आप रेडियो से संबंधित जितने भी मैकेनिक्स होते हैं, कोई वायर वाला होगा, कोई IC वाला होगा, कोई बॉडी वाला होगा, सभी को एक साथ कोऑर्डिनेट करो, आप 10 मिनट में रेडियो सही हो जाएगा। नहीं तो रेडियो लेटे हम भटकते रहेंगे, कभी वो सही नहीं होना। एक ही ये बात मोबाइल में भी, एक ही ये बात शिक्षा में भी लागू होती है, ठीक है। इसके साथ साथ प्रारंभिक स्तर पर आपके सामग्री का निर्माण, फीडबैक, फॉलोअप, ये सारी बातें हम पीछे कर चुके हैं विभागों के अंदर, ठीक है। प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर बाल केंद्रित शिक्षा, गतिविधियां आधारित शिक्षण वगैरह, ये सारा शिक्षण करने के लिए प्रशिक्षण देना, ठीक है। और अल्प व्ययी शिक्षण सहायक सामग्री का विकास करना, ये बात भी हमने विभागों में देख ली। मैंने कहा विभाग अगर आप ढंग से समझोगे ना तो आपको उद्देश्य और कार्य अपने आप समझ में आ जाते हैं, ठीक है। ये इसके मोटे मोटे तौर पे क्या है, एक प्रकार से आप कह सकते हो उद्देश्य। इन उद्देश्यों को अगर अपन ठीक से याद रखेंगे, विभागों को ठीक से याद रखेंगे तो उद्देश्य अपने आप ही साथ में तैयार हो जाते हैं। ये इसकी एक खास बात है। अब लास्ट में हम देख देते हैं डाइट के कार्य क्या क्या है, ठीक है। ये संगठन कहाँ से आ गया, ये भी लिख लिया, चलो कोई बात नहीं, ये तो हमने पहले ही समझा लिया है तो कोई वो है नहीं, ठीक है। डाइट के कार्य क्या क्या है, ये डाइट के कार्य, तो पहला कार्य मैंने आपको पहले वापस बता रहे हैं हम, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, ठीक है। परामर्श और मार्गदर्शन देना, अधिगम सामग्री का निर्माण करना, ठीक है। और सभी प्रोग्राम जो फीडबैक मिलता है उनके आधार पर समस्याओं का, शिक्षण समस्याओं का समाधान करना। और विभिन्न विभाग, जो 8 विभाग थे, उनके द्वारा किए गए जो भी नवाचार है उनको प्रकाशन करना, 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं का आयोजन करना। ये सारी बातें विभाग में ऑलरेडी हमने जो प्रभाग पढ़े उनमें ऑलरेडी लिखा हुआ था, ठीक है। इसके अलावा क्या करना, इसके अलावा शैक्षिक तकनीकी का विकास करना, वही ICT वाली बात आती है। और क्या करना, प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह, इनका निरीक्षण करना, ठीक है। SSA की ट्रेनिंग जो होती है
उनकी मॉनिटरिंग करना, ब्लॉक लेवल की मीटिंग बुलाना सीसीई की, और 4 दिन का टूर अदर डाइट के लिए ले जाने अपना कर्मचारियों को, ताकि उन डाइट्स की व्यवस्थाओं को देख के ये लोग भी कुछ से वो सीख सके। ये बात होगी इसमें। और एक नोट करके बात डाल दो कि एक RSCRT क्या करता है। RSCRT के द्वारा उत्कृष्ट डाइट की रैंकिंग तैयार की जाती है। डाइट की रैंकिंग बनाई जाती है। रैंकिंग बनाई जाती है कि कौन सी डाइट बढ़िया काम कर रही है, बनाई जाती है। 2017 में रैंकिंग बनाई थी। 2017 में बनाई रैंकिंग में पहले स्थान पे रही अजमेर डाइट। मैंने इसीलिए उसकी वेबसाइट खोली थी। नागौर की डाइट। नागौर पहले स्थान पे रहा, अजमेर दूसरे स्थान पे रहा, सवाई माधोपुर तीसरे स्थान पे रहा। सवाई माधोपुर, गंगानगर चौथे स्थान पे रहा, और जयपुर 5वें स्थान पे। गंगानगर डाइट चौथे स्थान पे और जयपुर डाइट रही है 5वें स्थान पे। इस तरह से सभी 33 जिलों की डाइट की है वो एक प्रकार से रैंकिंग 2017 में RSCRT ने दी थी कि कौन सा कितना बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इसके उद्देश्य वगैरह थे, विभाग थे, सारे एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो विशेष कुछ है नहीं। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा डाइट का कार्य। अगली क्लास लेंगे हम SSA की, समग्र शिक्षा अभियान समसा की। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।